Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। आज हम अंकेक्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अंकेक्षण कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम पूर्ण अंकेक्षण या कंप्लीट ऑडिट के बारे में जानेंगे। जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच की जाती है तो उसे पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं, अर्थात जितने अकाउंट मेंटेन रखा गया है उस पूरे अकाउंट की जांच की जाए। यदि संस्थान द्वारा अंतिम खाते एनुअली बनाए जाते हैं यानी वार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच एक बार में पूरे एक वर्ष के हिसाब किताब की जाती है, और यदि अंतिम खाते हाफ ईयरली अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच एक बार में आधे वर्ष की होती है। सेकंड, आंशिक अंकेक्षण या पार्शियल ऑडिट। यदि किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके एक हिस्से की जांच की जाए तो उसे पार्शियल ऑडिट या आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। यह जांच समय के दृष्टिकोण से या कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक हो सकती है। जैसे यदि व्यवसाय में प्रति वर्ष अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं और वर्ष के केवल हमने अंतिम 3 महीने या 6 महीने के हिसाब किताब की जांच की तो यह समय के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। और इसी प्रकार यदि पूरे वर्ष में से हमने केवल रोकड़ से संबंधित व्यवहारों की जांच की, बाकी क्रय विक्रय अन्य व्यवहारों की जांच को छोड़ दिया तो यह कार्य के दृष्टिकोण से आंशिक जांच होगी। नेक्स्ट, चालू अंकेक्षण या कंटिन्यूअस ऑडिट। चालू अंकेक्षण उसे कहते हैं जिसमें अंकेक्षक निश्चित या अनिश्चित समयावधि पर वित्तीय काल के मध्य में आता है और उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। इस पद्धति में हिसाब का लेखा और अंकेक्षण थोड़े फासले पर साथ साथ चलते रहते हैं, अर्थात जैसे ही अकाउंटिंग का काम कंप्लीट हुआ, ऑडिटर थोड़े टाइम बाद में आकर उस टाइम तक के हिसाब किताब की जांच करके चला जाता है। कहीं कहीं यदि कार्य अधिक होता है तो अंकेक्षक स्थायी तौर पर अपना कुछ स्टाफ व्यवसायी के कार्यालय में भी छोड़ देता है जो प्रतिदिन अंकेक्षण का कार्य करता रहता है, लेकिन ऐसा प्रायः कम होता है। प्रायः ऐसा होता है कि अंकेक्षक अपने स्टाफ के साथ वर्ष में कई बार आता है। जिस दिन वह व्यवसायी के कार्यालय में आता है उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करके वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद वापस आता है और पहली बार उसने जहां कार्य को छोड़ा था वहीं से वो आगे बढ़कर अपना जांच कार्य शुरू करता है और वहां तक का कार्य पूर्ण करता है जिस दिन वह कार्यालय में दूसरी बार आया था। और यह क्रम वर्ष पर्यंत चलता रहता है और वर्ष के अंत में केवल कुछ ही समय का लेखा बचा रह जाता है जिसकी जांच अगले वर्ष में की जाती है। नेक्स्ट है सामयिक अंकेक्षण, पीरियोडिकल ऑडिट, यानी पीरियड के बेसिस पे जो ऑडिट की जाती है। जब कोई वित्तीय काल यानी प्रायः एक वर्ष का जो वित्तीय काल होता है वह समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ कर दिया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि समाप्त नहीं हो जाता, इसलिए इसे पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं, यानी ये एक पीरियड की ऑडिट होती है। चूँकि यह अंकेक्षण वित्तीय काल की समाप्ति पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार में ही पूरे कार्य को कंप्लीट कर लिया जाता है, इसलिए इसे पूर्णकृत या कंप्लीटेड ऑडिट भी कहते हैं। इस अंकेक्षण को अंतिम खाते तैयार होने के बाद में किया जाता है, इसलिए इसे अंतिम अंकेक्षण या फाइनल ऑडिट भी कहा जाता है। इस अंकेक्षण का एक और नाम चिट्ठा अंकेक्षण या बैलेंस शीट ऑडिट भी है, क्योंकि इसे चिट्ठा बनने के बाद में प्रारंभ किया जाता है। जिस व्यवसाय में वित्तीय काल एक वर्ष का होता है वहाँ यह वार्षिक अंकेक्षण या एनुअल ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात इसे प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट, अंतरिम अंकेक्षण या इंटरिम ऑडिट। जिन व्यवसायों में चालू अंकेक्षण नहीं होता है और सामयिक अंकेक्षण होता है उनमें कभी कभी व्यापारिक काल के बीच में अंतिम खाते बनाने की और उनका अंकेक्षण कराने की आवश्यकता महसूस हो जाती है। जैसे अगर कोई कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहे, इसी प्रकार
व्यावसायिक काल के बीच में किए गए अंकेक्षण को अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं, अर्थात वर्ष के बीच में जो अंकेक्षण किया जाता है। अंतरिम अंकेक्षण सामयिक अंकेक्षण का पूरक होता है। चालू अंकेक्षण से होने वाले लाभ भी अंतरिम अंकेक्षण से बहुत कुछ पूरे कर लिए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार चालू अंकेक्षण में वर्ष के बीच में अंकेक्षण का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार अंतरिम अंकेक्षण में भी वर्ष के बीच में अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। इससे सामयिक अंकेक्षण के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। अंतरिम अंकेक्षण के द्वारा की गई जांच अधिक विस्तृत और गहरी नहीं होती है, इसलिए विश्वस्त नहीं होती। इस अंकेक्षण में वे सभी दोष पाए जाते हैं जो सामयिक अंकेक्षण में होते हैं। नेक्स्ट है निपुणता अंकेक्षण या एफिशिएंसी ऑडिट। आधुनिक युग तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता यानी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए व्यवसाय के इंजीनियरिंग, उत्पादन, क्रय एवं विक्रय विभाग की निपुणता यानी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास जारी रहते हैं। इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली, यानी हमने जो एफर्ट्स किए वो सफल हुए या नहीं हुए, पूर्व निर्धारित योजना के द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया, यानी हमने जो प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग कितना कार्य हमने किया, उस योजना में कहाँ कहाँ और किस प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता है, इन सब बातों की जांच करने को ही निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। यानी हम अपने कार्य में कितने निपुण हुए। निपुणता अंकेक्षण में व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार के औचित्य की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि व्यवहारों की क्रिया में किस प्रकार हेर फेर करके व्यवसाय की निपुणता को बढ़ाया जा सकता है। यानी ये नहीं करके ट्रांजैक्शन हम कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करें या इसको इस तरह से नहीं करके किसी दूसरे ढंग से किया जाए तो व्यवसाय की निपुणता या एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। इस अंकेक्षण में अंकेक्षक का महत्वपूर्ण कार्य जांच करना नहीं होता है, बल्कि जांच के आधार पर आवश्यक सलाह देना भी होता है, ताकि व्यवसाय की योजनाओं में शीघ्रतापूर्वक, मितव्ययता से और अधिक कुशलता से कार्य को पूर्ण किया जा सके। इसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि पुराने छल कपट को ढूंढा जाए, बल्कि निपुणता अंकेक्षण का उद्देश्य यह है कि ऐसे उपाय ढूंढे जाएं या ऐसे नए प्लानिंग की जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करे और व्यवसाय की एफिशिएंसी बढ़े। नेक्स्ट है औचित्य अंकेक्षण, प्रॉपर्टी ऑडिट। औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के औचित्य की जांच की जाती है, अर्थात लिए गए निर्णय उचित है अथवा नहीं। यह जांच निम्नलिखित 3 आधारों पर की जाती है, जिसमें फर्स्ट है बुद्धिमानी या विजडम। इसमें अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने बुद्धिमानी से कार्य किया है अथवा नहीं। इसके लिए अंकेक्षक को प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा यानी रिव्यू करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि तत्कालीन परिस्थितियों में लिए गए निर्णय उचित थे अथवा नहीं, अर्थात उन परिस्थितियों में प्रबंधकों ने जो निर्णय लिए थे वो उस समय के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए सही थे अथवा नहीं। यह ध्यान रहे कि यदि किसी निर्णय के परिणाम भविष्य में व्यवसाय के प्रतिकूल पड़ते हैं, यानी व्यवसाय पर विपरीत असर डालते हैं, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि निर्णय निश्चित ही बुद्धिमानी पूर्वक नहीं लिया गया था। हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में यही निर्णय सही या उचित हो, लेकिन बाद में परिस्थितियां इस प्रकार का मोड़ ले गई हो कि उसका परिणाम विपरीत निकला हो। अतः अंकेक्षक को सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करके यह तय करना चाहिए कि प्रबंधकों का कार्य अथवा निर्णय बुद्धिमानीपूर्ण था या नहीं। सेकंड पॉइंट इसमें निष्ठा यानी फेथफुलनेस। अब अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने व्यवसाय संबंधी सभी निर्णय निष्ठापूर्वक लिए हैं अथवा नहीं, अर्थात ईमानदारी से लिए हैं अथवा नहीं। यह हो सकता है कि कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो हो, लेकिन भाई भतीजावाद, सिफारिश, रिश्वत या अन्य किसी ऐसे कारण से निष्ठावान न हो। अतः अंकेक्षक को प्रबंधकों की निष्ठा की जांच भी करनी चाहिए। थर्ड इज मितव्ययता या इकोनॉमी। अब इसमें अंकेक्षक क्या देखेगा कि प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय ऐसे हैं कि इनके क्रियान्वयन से फिजूल खर्ची की गुंजाइश तो नहीं है,
जैसे यदि कंपनी जयपुर शहर में अपने उत्पादन की बिक्री का प्रसार करना चाहती है तो कंपनी के सामने बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं। जैसे वह इस कार्य के लिए जयपुर शहर में अपना एक ऑफिस खोल सकती है, या किसी फुटकर व्यापारिक केंद्र को खोल सकती है, या अपने उत्पादन को किसी स्थानीय ग्राहक को विशेष कमीशन बेस पे अपना एजेंट बना सकती है आदि। अब इसमें माना कि कंपनी फुटकर बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लेती है तो अंकेक्षक को इसके संबंध में यह जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि बिक्री केंद्र पर होने वाले खर्चे उस पर होने वाली आय से अधिक तो नहीं है, अर्थात हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं बट उसकी इनकम हमको कम हो रही है तो ये फिजूल खर्ची बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही उसे यह भी देखना चाहिए कि अन्य विकल्पों से कंपनी को कितनी आय हो सकती है और इसके बाद उसे कंपैरिजन करके देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प कंपनी के लिए मितव्ययी यानी कम खर्चीला है और उसका चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज निष्पत्ति अंकेक्षण यानी परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी प्रबंधकों ने किस प्रकार अपने कार्य को परफॉर्म किया है। वर्तमान युग में कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण तथा निष्पत्ति अंकेक्षण आदि पदों का सर्वमान्य निश्चित अर्थ नहीं है। एक पद के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी इंटरचेंजेबली वर्ड्स है ये। वस्तुतः इन पदों के अर्थ विकास की प्रक्रिया में यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अभी इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। पूर्ण विकसित होने पर ही इन पदों का अर्थ स्थिर हो पाएगा। तो निष्पत्ति अंकेक्षण से हम क्या जानते हैं कि इसका तात्पर्य व्यवसाय या उसके किसी घटक की निष्पत्ति की समीक्षा से लिया जाता है, यानी जो परफॉर्मेंस की गई है उसकी समीक्षा करना यानी उसका निर्वचन करना। इस अंकेक्षण के अंतर्गत यह जांच की जाती है कि कार्य का संपादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं, यानी जो हम टारगेट्स लेके चले थे उन टारगेट्स को हमने अचीव किया है या नहीं किया है, तथा उसकी लागत निर्धारित मानक यानी स्टैंडर्ड के अनुरूप है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो कॉस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन स्टैंडर्ड्स से भी हमारी लागत ज़्यादा आ गई हो। तो ये सब निष्पत्ति अंकेक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होता है। धन्यवाद।